नमस्कार साथियों। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 भाग 8 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के भाग 8 के अंतर्गत हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, भारत का पहला अखिल भारतीय जन आंदोलन था और पहला आंदोलन था जो गांवों की आम जनता तक पहुंचा था और ये वर्ष 1920 से 22 तक चलाया गया था। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो ज़रूर देखें, अधिक से अधिक साथियों में इसे शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर किया करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक ये आंदोलन चला था। देखिए साथियों, असहयोग आंदोलन की जहां हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि असहयोग आंदोलन कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पारित हुआ और कौन से अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि की गई। तो ये दो प्रश्न ज्यादातर परीक्षाओं में आते हैं, देख लीजिए। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था नागपुर में। इसी नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई थी। तो असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि किस अधिवेशन में की गई? तो उत्तर आ जाएगा नागपुर अधिवेशन, दिसंबर 1920। एक प्रश्न आता है जो ज्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन पारित हुआ। तो असहयोग आंदोलन जो है वो सितंबर 1920 में कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उस अधिवेशन में पारित हुआ था। अगली बात, असहयोग आंदोलन भारत का पहला अखिल भारतीय आंदोलन था जो पूरे भारत में फैला था। पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन गांवों की आम जनता तक पहुंचा। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भी चित्तरंजन दास ने रखा जो पहले असहयोग आंदोलन के विरोधी थे। देखिए साथियों, चित्तरंजन दास जो पहले असहयोग आंदोलन के विरोधी थे, इन्हीं के द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। यह आपको ध्यान में रखना है। नागपुर अधिवेशन में लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय। तो दिसंबर 1920 में जो नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया? कांग्रेस ने ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन का लक्ष्य त्याग कर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और आवश्यकता हो तो उसके बाहर भी स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया। नागपुर अधिवेशन के बाद कांग्रेस ने स्वराज्य के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आवेदन व अपील के अलावा कर न देने की सीधी कार्रवाई करने पर भी जोर दिया। यह आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे असहयोग के प्रस्ताव के विरोध में कांग्रेस छोड़ने वाले सदस्य। तो असहयोग के प्रस्ताव के विरोध में कांग्रेस छोड़ने वाले जो सदस्य थे वो कौन कौन थे, ये आपको ध्यान में रखना है। इन पांचों नेताओं के नाम। तो कांग्रेस छोड़ दी गई थी एनी बेसेंट के द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना, विपिन चंद्र पाल, एन चंद्रावरकर और शंकर नायर। ये 5 व्यक्ति थे जिन्होंने असहयोग के प्रस्ताव के विरोध में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। अब देखिए बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर जो तिलक थे वो महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। ठीक है, अग्रगामी क्यों थे? ये प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता के निकट संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। तो प्रथम राष्ट्रवादी नेता जिन्होंने जनता के निकट संबंध स्थापित करने का प्रयास किया तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। और यही नीति आगे गांधी जी ने भी अपनाई। तिलक जो थे साथियों, आपको ध्यान रखना है, प्रश्न आ जाता है कि बाल गंगाधर तिलक कितनी बार कांग्रेस अधिवेशनों की अध्यक्षता कर चुके थे? तो बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। यह आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक नहीं बने थे। अब बात आती है तिलक के, जहां तक उपनामों की बात है तो आप ध्यान में रख लीजिए, लोकमान्य के नाम से प्रसिद्ध हैं तिलक। इसके अलावा भारत का बेताज बादशाह भी
बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। और जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को, इसी दिन प्रातःकाल जो है वो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। अब बात करेंगे असहयोग आंदोलन कार्यक्रम के 2 प्रमुख भागों की। तो असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम के प्रमुख भाग कितने थे? 2। एक भाग था रचनात्मक कार्यक्रम और दूसरा भाग था नकारात्मक कार्यक्रम। तो रचनात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत कौन से बिंदु हमें याद रखने हैं और नकारात्मक के अंतर्गत कौन से रखने हैं, ये है मेन बात। रचनात्मक कार्यक्रम में सबसे पहला आता है राष्ट्रीय स्कूल व कॉलेजों की स्थापना। तो अधिक से अधिक राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेजों की स्थापना की जाए। दूसरा है विवादों के निपटारे के लिए पंचायतों की स्थापना की जाए। तीसरा है हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखना चाहिए। चौथा है छुआछूत का त्याग करना चाहिए। पांचवा है अहिंसा का पालन करना। और छठा है हाथ से कताई बुनाई को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। तो ये कार्यक्रम थे असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यक्रम। अब देखिए साथियों, नकारात्मक कार्यक्रम यदि आपसे पूछा जाए तो क्या बताना है आपको? सरकारी उपाधि व सम्मानों को लौटाना। जितने भी ब्रिटिश सरकारी उपाधियां किसी को प्राप्त है और सम्मान प्राप्त है उन्हें लौटाया जाए। ब्रिटिश सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालत, विदेशी वस्त्रों व वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दिया जाए और करों की अदायगी नहीं की जाए। ये 4 हैं नकारात्मक कार्यक्रम असहयोग आंदोलन के। गांधी जी ने दावा किया था कि यदि ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू होते हैं, मतलब रचनात्मक और नकारात्मक कार्यक्रम यदि सफलतापूर्वक लागू होते हैं तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य प्राप्त हो जाएगा। नागपुर अधिवेशन में यह तय किया गया था कि कांग्रेस में 15 सदस्यों की एक कार्य समिति बनाई जाएगी जो दिन प्रतिदिन के मामलों को देखेगी। कार्य समिति बनाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम तिलक ने 1916 में रखा था, किंतु उदारवादियों के विरोध के कारण जो है इसे त्यागना पड़ा। प्रांतीय कांग्रेस समितियों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया व यथासंभव हिंदी के प्रयोग का निर्णय भी नागपुर अधिवेशन में ही लिया गया था। तो हिंदी के प्रयोग का निर्णय नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 के अधिवेशन में लिया गया था। अब देखिए असहयोग आंदोलन के अंतर्गत हम बात करेंगे शिक्षा के बहिष्कार की। शिक्षा का बहिष्कार, असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा का सर्वाधिक जो बहिष्कार हुआ वो कहाँ हुआ? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शिक्षा का सर्वाधिक बहिष्कार हुआ था बंगाल में। सबसे कम शिक्षा का बहिष्कार कहाँ हुआ? तो वो हुआ था मद्रास में। अब देखिए पंजाब, उड़ीसा, बंबई, संयुक्त प्रांत और बिहार, यहां भी शिक्षा का बहिष्कार हुआ। असहयोग आंदोलन के प्रथम माह में 90,000 छात्रों ने स्कूल व कॉलेज छोड़ दी तथा 800 नए राष्ट्रीय स्कूल स्थापित किए गए। कलकत्ता में नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल सुभाष चंद्र बोस बने। यह आपको ध्यान में रखना है। कलकत्ता में नेशनल कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे वो कौन बने? सुभाष चंद्र बोस। हालांकि अदालतों का बहिष्कार शिक्षा के बहिष्कार जितना सफल नहीं रहा, परंतु फिर भी निम्न वकीलों ने वकालत छोड़कर असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। तो वो कौन से वकील थे जो वकालत छोड़कर असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए? उनके बारे में आपको जानना है। ये सदस्य थे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चित्तरंजन दास, विठल भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, आसफ अली, टी प्रकाशम, जयकर और सैफुद्दीन किचलू। तो ये जो 11 जो नेता हैं इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। ये पेशे से वकील थे और इन्होंने वकालत छोड़कर असहयोग आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका अदा की। आंदोलन के दौरान बहिष्कार में विदेशी वस्त्रों का जो बहिष्कार है वो सर्वाधिक सफल रहा था। विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना दिया गया तथा विदेशी वस्त्रों की सार्वजनिक होली जलाई गई। असहयोग आंदोलन के दौरान शराब की दुकानों पर भी धरना दिया गया, परंतु यह मूल योजना का हिस्सा नहीं था। तो शराब की दुकानों पर धरना जो दिया गया था यह असहयोग आंदोलन की मूल योजना का हिस्सा नहीं था। असहयोग आंदोलन का व्यापारी वर्ग ने समर्थन किया। ध्यान में रखिए, असहयोग आंदोलन जो था इसका व्यापारी वर्ग ने समर्थन किया, परंतु जो बड़े व्यापारी थे उन्होंने इस आंदोलन का विरोध किया। बड़े व्यापारियों ने 1920 में असहयोग विरोधी संस्था की स्थापना की।
अब ये जो असहयोग विरोधी संस्था की स्थापना बड़े व्यापारियों ने की थी, इसके सदस्य कौन कौन थे? तो इसके सदस्य जो थे वो थे पुरुषोत्तम दास ठाकुर, ये तो इस विरोधी संस्था के अध्यक्ष थे। इसके अलावा अन्य सदस्य थे जमुना दास, द्वारका दास, कावस जी जहांगीर, शीतलवाड़ और फिरोज शेठना। तो ये जो 6 सदस्य हैं, इनके नाम आपको ध्यान में होने चाहिए। कौन से बड़े व्यापारियों के द्वारा असहयोग विरोधी संस्था की स्थापना की गई थी? तो पुरुषोत्तम दास ठाकुर इसके अध्यक्ष थे। अन्य सदस्य जमुना दास, द्वारका दास, कावस जी जहांगीर, शीतलवाड़ और फिरोज शेठना। मार्च 1921 में विजयवाड़ा कांग्रेस सम्मेलन में तिलक स्वराज फंड के लिए 1 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा गया। चरखे को प्रसिद्ध किया गया तथा खादी राष्ट्रीय आंदोलन की वेशभूषा बन गया। मदुरई में किसी कार्यकर्ता द्वारा गांधी जी को यह कहा गया कि खादी महंगी है, तो गांधी जी ने कम वस्त्र पहनने की सलाह दी तथा स्वयं भी जीवन भर मात्र लंगोटी में रहे। अब देखिए साथियों, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान कौन सी उपाधियां, पदक ब्रिटिश सरकार को वापस कर दिए थे? तो वो है केसरे हिंद की उपाधि, जुलू युद्ध पदक और बोहर पदक। तो केसरे हिंद, जुलू युद्ध पदक और बोहर पदक ये गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार को वापस लौटा दिए। 17 नवंबर 1921, इस दिन प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के दिन पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया। अब देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान मिदनापुर, बंगाल में यूनियन बोर्ड टैक्स के विरुद्ध आंदोलन हुआ। चिराला पिराला जो आंध्र प्रदेश में है, यहां कर अदा न करने के लिए आंदोलन हुआ। अवध संयुक्त प्रांत में किसान आंदोलन व असहयोग आंदोलन में अंतर करना मुश्किल हो गया। तो अवध जो था वहां किसान आंदोलन और असहयोग आंदोलन में अंतर करना जो है वो काफी मुश्किल हो गया था। बिहार में असहयोग आंदोलन की प्रशंसा गांधी जी के द्वारा की गई थी। इस प्रांत में असहयोग आंदोलन ने अच्छा कार्य किया। यहाँ के नेता अहिंसा का मर्म समझते हैं। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में असहयोग आंदोलन मोपला मुसलमानों व हिंदू जमींदारों के बीच सांप्रदायिक दंगे में परिवर्तित हो गया? तो असहयोग आंदोलन जो है वो मोपला मुसलमानों व हिंदू जमींदारों के बीच सांप्रदायिक दंगे में परिवर्तित कहाँ हो गया था? केरल में मालाबार क्षेत्र में। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, महाराष्ट्र में असहयोग आंदोलन तुलनात्मक रूप से कमजोरी रहा। महाराष्ट्र में जो ये असहयोग आंदोलन था ये कमजोर रहा। इसके 3 कारण रहे हैं। कौन से 3 कारण हैं? पहला तो तिलक के जो अनुयायी थे वो गांधी जी के प्रति प्रोत्साहित नहीं थे, ये कारण था। दूसरा है, ऊंची जातियों ने उत्पीड़क वर्ग के उत्थान के लिए गांधी जी द्वारा किए गए प्रयासों को नापसंद किया। और तीसरा है, गैर ब्राह्मणों ने कांग्रेस को चित्पावन ब्राह्मणों के नेतृत्व का मामला माना। अगला है, असहयोग आंदोलन तथा खिलाफत हिंदू व मुस्लिमों को नजदीक लाने में सहायक हुआ। अब बात आती है कि कैसे सहायक हुआ। मुसलमानों ने आर्य समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद को जामा मस्जिद में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया था। सिखों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की चाबियां मुस्लिम नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को सौंप दी थी। इसी वजह से जो है ये जो असहयोग आंदोलन था साथियों, ये हिंदू और मुसलमानों को नज़दीक लाने में सहायक सिद्ध हुआ। दिसंबर 1921 में कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो अहमदाबाद में हुआ था। इसी अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की अनुमति दी गई। अहमदाबाद अधिवेशन के समय भी कांग्रेस अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे, किंतु इनके जेल में चले जाने के कारण हकीम अजमल खां को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। और इसी अहमदाबाद अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की भावी रणनीति की बागडोर पुनः गांधी जी को सौंप दी। 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने वायसराय को पत्र लिखा। देखिए, ये कथन जो है वो परीक्षा में पूछा जा सकता है। 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने वायसराय को क्या पत्र लिखा? यदि सरकार ने 1 सप्ताह के भीतर नागरिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध नहीं हटाया तो वे सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे।
यह आंदोलन सूरत में बारदोली तालुका से प्रारंभ होने वाला था। अगला है वेरी इंपॉर्टेंट तिथि है ये 5 फरवरी 1922। साथियों 5 फरवरी 1922 को हुई थी चौरी चौरा घटना। ये जो चौरी चौरा जो स्थान है ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के समीप स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के समीप पड़ता है ये चौरी चौरा स्थान। और यहाँ चौरी चौरा स्थान पर जो है वो शांतिपूर्ण जुलूस निकाला जा रहा था और इस जुलूस पर चौरी चौरा पुलिस थाना के पुलिस कर्मियों ने लाठीचार्ज कर दिया था। और इसी लाठीचार्ज का विरोध जब भीड़ के द्वारा किया गया तो पुलिसकर्मी जो थे वो सारे के सारे भाग गए और उन्होंने पुलिस थाने में आकर शरण ले ली। पुलिस थाने के सभी द्वारों को बंद कर दिया और इसके जवाब में जो भीड़ थी उसने चारों ओर से पुलिस थाने को आग लगा दी और इसी प्रकरण में 22 पुलिसकर्मी मारे गए। तो ये घटना थी चौरी चौरा घटना जो कब हुई थी 5 फरवरी 1922 को। इस हिंसक घटना के चलते गांधी जी ने असहयोग आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया। तो ये एक महान व्यक्ति के द्वारा लिया गया गलत निर्णय सिद्ध हुआ है। 12 फरवरी 1922 इस दिन बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। वह आंदोलन समाप्त हो गया। तो ऐसा नहीं है कि 5 फरवरी 1922 को ही यह आंदोलन समाप्त हो गया था। 5 फरवरी 1922 को यह आंदोलन जो है वो समाप्त करने का निर्णय गांधी जी के द्वारा लिया गया था, लेकिन सर्वसम्मति के आधार पर 12 फरवरी को बारदोली में जो कांग्रेस समिति की बैठक बुलाई गई उसमें यह निर्णय लिया गया। तो असहयोग आंदोलन कब समाप्त किया गया? तो उत्तर आ जाएगा 12 फरवरी 1922। कहां पे समाप्त किया गया? बारदोली में। अब देखिए साथियों, ये जो निर्णय लिया था गांधी जी ने, इसकी चारों तरफ आलोचनाएं हुई और आलोचना करने वाले प्रमुख नेता कौन कौन थे ये आपको ध्यान में रखना है। मोतीलाल नेहरू, इनके पुत्र जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सी राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस और अली बंधु। सुभाष चंद्र बोस का तो इस संदर्भ में कथन भी परीक्षाओं में आता है, जिस समय जनता का उत्साह चरम पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय अहित अनर्थ से कम नहीं था। तो पूरे देश में ये आंदोलन फैल चुका था, जनता का उत्साह भी चरम पर था। ऐसी स्थिति में ये जो निर्णय लिया गया था ये एक महान व्यक्ति के ऊपर कलंक सिद्ध हुआ है। तो ये जो कथन है ये कहा गया है सुभाष चंद्र बोस ने। असहयोग आंदोलन के आकस्मिक स्थगन से खिलाफत मुद्दे का भी अंत हो गया। गांधी जी ने अपने निर्णय के बारे में यंग इंडिया में लिखा। तो यंग इंडिया पत्रिका में इन्होंने क्या लिखा था गांधी जी ने अपने निर्णय के बारे में? आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, यहां तक कि मौत भी सहन करने को तैयार हूं। यह कथन भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। किसने दिया? गांधी जी ने। आंदोलन समाप्त होने पर गांधी जी अलोकप्रिय हो गए। तो जाहिर सी बात है गांधी जी उतने लोकप्रिय नहीं रहे जितने पहले थे, तथा 10 मार्च 1922 को इसी अलोकप्रियता का लाभ उठाकर ब्रिटिश सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को असंतोष भड़काने के आरोप में 6 वर्ष की सजा दी, लेकिन अस्वस्थता, स्वास्थ्य खराब होने की वजह से 5 फरवरी 1924 को गांधी जी को रिहा कर दिया गया। सितंबर 1924 में गांधी जी ने दिल्ली में मौलाना मोहम्मद अली के घर 21 दिनों का उपवास किया। सांप्रदायिक दंगों के प्रायश्चित के लिए इन्होंने ये 21 दिन का उपवास किया था। खिलाफत आंदोलन का मुद्दा भी अप्रासंगिक हो गया था। इसका कारण क्या था? खिलाफत आंदोलन का मुद्दा अप्रासंगिक क्यों हो गया था? तो इसका कारण था कि तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खलीफा का पद समाप्त कर दिया था। तो साथियों, ये है आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने संपूर्ण रूप से चर्चा की है गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन, असहयोग आंदोलन के बारे में। साथियों, आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो असहयोग आंदोलन के संदर्भ में कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, साथियों में सोशल मीडिया के थ्रू इसे शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें
बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।